नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी की अगुवा रही उमा भारती और पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा इन दिनों हाशिए पर चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को न तो केंद्र में तवज्जो मिल रही है और न ही शिवराज सरकार उन्हें ज़्यादा तरजीह दे रही है। यही हाल बीजेपी के सीनियर लीडर प्रभात झा के हैं, जिन्हें टीम नड्डा और वी.डी. शर्मा की मंडली में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। बीजेपी की नेशनल और स्टेट टीम में नए और युवा चेहरों को मौके मिल रहे हैं, तो क्या ये दोनों नेता पार्टी की बदलती रणनीति से असंतुष्ट हैं? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, खुद इन दोनों नेताओं के ट्वीट से ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या है वो ट्वीट और क्या है इन ट्वीट के मायने, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासत और क्रिकेट में टाइमिंग बेहद खास मानी जाती है। इसके जरिए खिलाड़ियों की तरह नेताओं के माइंडसेट को परखा जा सकता है। कभी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए 31 जनवरी को ताबड़तोड़ ट्वीट किए। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ तो उमा ने दोबारा सिलसिलेवार ट्वीट किए। इसमें उमा भारती ने राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को अपना नेता बताया। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो और अपना आदर्श। उमा भारती ने 31 जनवरी को अपने ट्वीट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर लिखा, ये तो कलयुग की त्रासदी है कि कौवे खीर खाते हैं और हंस मोती की जगह दाना चुगते हैं। ये शायद इसलिए है कि उन्होंने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। मैं भी उनके जैसे बनने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के जीवन के सहस्त्र चंद्र दर्शन पूरे हुए, जिसकी खुशी में मेरे गुरु के स्थान वसंत कुंज दिल्ली में उत्सव मनाया गया। डॉक्टर स्वामी भारत की राजनीति के सर्वाधिक बुद्धिमान, भारतीय अर्थनीति की गहरी समझ रखने वाले एक भव्य हिंदू हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 जनवरी को पेश किए गए आम बजट को उमा भारती ने व्यवहारिक बजट बताते हुए पीएम मोदी और भारत सरकार का अभिनंदन करते हुए ट्वीट किया। हर घर में पीने का पानी एवं समग्र विकास, यही भारत को संसार में आर्थिक प्रतिष्ठा दिलाएगा। सनद रहे कि उमा भारती ने 2021 के आम बजट को ऐतिहासिक या शानदार नहीं बताया, जैसा कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप इस बजट का गुणगान कर रही है। उमा भारती ने 1 फरवरी को दोबारा दनादन कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, अपने लेख में डॉक्टर स्वामी को अपना आदर्श और हीरो कहा तो बहुत लोग प्रसन्न हुए और कुछ लोग नाराज भी हुए। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी तब डॉक्टर स्वामी एक हीरो के रूप में उभर करके पूरे संसार के सामने आए थे। तब मैं बहुत छोटी थी, किंतु उनकी किसी भी चुनौती से हार नहीं मानने की छवि ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। राम सेतु को बचाने के लिए तथा राम जन्मभूमि के लिए भी उन्होंने कोर्ट में निर्णायक लड़ाई लड़ी। डॉक्टर स्वामी को जानने के लिए उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। अपने अगले ट्वीट में पूर्व सीएम ने बीजेपी को टैग करते हुए लिखा, मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी हैं। मेरी नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल जी आडवाणी जी रहेंगे, जो मुझे राजनीति में लाए तथा मुझे आगे बढ़ाया। डॉक्टर स्वामी हमेशा मेरे आदर्श एवं हीरो रहेंगे। उमा भारती के साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर प्रभात झा भी इन दिनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहतों का डोज दे रहे हैं। उनकी नसीहतें सत्ता व संगठन के लिए मानी जा रही हैं, क्योंकि सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के बाद से ही वो साइडलाइन है। प्रभात झा ने 1 महीने में 125 से ज्यादा ट्वीट किए हैं। इनमें से ज्यादातर में नसीहतों की भरमार थी। झा ने पिछले महीने 23 जनवरी को ट्विटर पर लिखा, दुर्गंध की गति सुगंध से तेज होती है। 17 जनवरी को लिखा था, अहंकारी व्यक्ति वो होता है जो अपने बारे में इतना ज्यादा बोलता है कि वो मुझे अपने बारे में बोलने का जरा भी समय नहीं देता। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। प्रभात झा के इस ट्वीट को वी.डी. शर्मा की नई टीम से जोड़कर देखा गया था। इससे पहले 16 जनवरी को बीजेपी के मुखर नेता प्रभात झा ने लिखा था,
एक छेद से जहाज डूब जाएगा और एक पाप से पापी नष्ट हो जाएगा। सतर्कता बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी संतान है। भीड़ के दिमाग जितना अनिश्चित कुछ नहीं। इसी दिन झा ने लिखा था, जो व्यक्ति बहाने बनाने में निपुण होता है वो अक्सर किसी दूसरे काम में निपुण नहीं होता। पहले ही लिखा था कि सियासत और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। उमा भारती के ट्वीट तब आ रहे हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है। आपको बता दें कि देश के कई बुद्धिजीवी मानते हैं कि इस समय देश को एक चुस्त दुरुस्त फाइनेंस मिनिस्टर की दरकार है, जो इंडियन इकोनॉमी को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे सके और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम रखते हुए रुपए की कीमत को इंटरनेशनल मार्केट में ऊंचाई पर पहुंचा सके। उमा इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी को सबसे योग्य मानती हैं। वहीं प्रभात झा के ट्वीट तब आ रहे हैं जब सिंधिया लगातार अपने समर्थकों को बीजेपी में एडजस्ट करते जा रहे हैं। वहीं भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता दरकिनार होते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये दोनों नेता फिलहाल भले ही भाजपा की परेशानी नहीं बढ़ा रहे हों, लेकिन नाराज नेताओं को एक संकेत तो दे ही रहे हैं। लेकिन क्या बदली भाजपा में इन दोनों नेताओं को कोई वजन मिलेगा? ये दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौहान। प्रकाश जी, एक समय था कि उमा भारती ज़्यादा पहले तक भी नहीं कि गोविंदाचार्य जो कभी बीजेपी के थिंक टैंक हुआ करते थे वो उनके सब कुछ थे, और अब एकदम से 360 डिग्री की टर्न लिया उमा भारती ने। किस नज़रिए से देखा जाए कि और वाकई में क्या सुब्रमण्यम स्वामी को उमा भारती जैसे सपोर्टरों की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो अपने आप में खुद वन मैन आर्मी है। देखिए, यही एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी वन मैन आर्मी है और उमा भारती जनाधार वाली नेता है, लेकिन दोनों में एक समानता और है जी कि दोनों कब कहाँ रुख पलट जाए। न तो सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में आज तक कभी पता चला है, न उमा भारती के बारे में ये कभी भारतीय जनता पार्टी जान पाई। सुब्रमण्यम स्वामी दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं और उन्होंने भारतीय जनता पर जनसंघ के ज़माने में वो जनसंघ से जुड़े थे, आरएसएस से जुड़े, फिर वो जनता पार्टी में भी रहे, फिर उन्होंने चंद्रशेखर के साथ भी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके साथ भी उन्होंने कुछ समय बिताया, फिर वापस से भारतीय जनता पार्टी में आए। अभी वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। निश्चित तौर पे जो उनकी विचारधारा है उस पर तो वो अडिग है, बिल्कुल, लेकिन किस समय वो क्या रुख अपनाएंगे, किसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ये समझना बहुत मुश्किल रहा है। उनकी अब तक की जो राजनीति है उसमें उन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए भी हमेशा खुल के बोला है। तो चूँकि एक बात तो ये है कि वो बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन बहुत बौद्धिक नेता है। बिल्कुल। और उमा भारती का हिसाब किताब है कि उमा भारती बहुत जनाधार वाली नेता है, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, लेकिन उमा भारती की राजनीति भी प्रभावित इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने भी कभी अपना भरोसा पार्टी में उस हिसाब से कायम नहीं रखा। हमने कई बार देखा है, कई दौर देखे उमा भारती के। जब उमा भारती 84 में सांसद बनी, 84 में सांसद का चुनाव लड़ा, 89 में पहली बार सांसद बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी में उनके कई ऊंचे, पहले उनकी सुंदरलाल पटवा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 90 में वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, उनसे लागडाट हुई अच्छी खासी। फिर राजमाता का उनके साथ में हमेशा समर्थन रहा। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ समय उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनी। सार्वजनिक तौर पे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की आलोचना की। अभी वो ट्वीट में कह रही हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है उनके नेता रहेंगे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पे जब लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष थे तो मीडिया के सामने ही सबकी बोलती बंद कर दी थी और वो बड़ी सार्वजनिक हो गई थी। पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया था, फिर उन्हें वापस पार्टी में लिया गया। बिल्कुल। तो नई पार्टी बना ली, भाजपा चुनाव, भारतीय जनशक्ति बना के चुनाव लड़ा। तो उमा भारती का जो राजनीतिक चरित्र रहा है वो हमेशा डामाडोल रहा है और वो एक इशू पे नहीं रही हैं। वो निश्चित तौर पे वो बोल सकती हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोल सकती हैं, बोली भी हैं। बिल्कुल। वो अमित शाह के खिलाफ बोल सकती हैं, बोली भी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान से आजकल उनके संबंध ठीक है, लेकिन उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बारे में कई बातें ऐसी बोली थी जो इस समय दोहराने का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। हाँ, सारी चीज़ें हैं। तो उमा भारती के साथ ये दिक्कतें रही। बात प्रभात झा की, तो प्रभात झा संगठन निष्ठ व्यक्ति हैं। प्रभात झा जनाधार वाले नेता नहीं है। बिल्कुल।
प्रभात झा एक मूलतः पत्रकार हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा के पत्रकार हैं और स्वदेश से जुड़े रहे हैं। बाद में उन्होंने लंबे समय तक मीडिया का काम संभाला और अपनी प्रतिभा से वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे भी पहुंचे और राज्यसभा सदस्य भी रहे। प्रदेश अध्यक्ष भी रह प्रदेश लिए। बीजेपी के अध्यक्ष का पद भी उन्होंने निभाया और अभी हम ये नहीं कह सकते कि उनकी उपेक्षा हो रही है, बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को वो संबोधित करके बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अपने आप में ये, अब चूंकि उनकी उम्र हो गई, उनका एक समय था वो हो गया, लेकिन पार्टी उनका उपयोग ले रही है। तो ये तीनों के अंदर एक बेसिक अंतर है कि दो जनाधार वाले नेता नहीं है और एक जनाधार वाली नेता है। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ है ना, जैसे टाइमिंग की अगर हम बात करें तो उन दो को पता है कि कब क्या बोलना है, लेकिन उमा भारती को ये नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है। और उसका जो, जैसे शिवराज जी ने पिछले दिनों कहा था दिग्विजय सिंह के लिए कि वो अनचाहा बोलते हैं और अनचाहा सुनते हैं, तो उसी टाइप की स्थिति में उमा भारती है। हाँ, निश्चित तौर पे उमा जी का जो बोलने का तरीका है, वो कब क्या बोल देंगी, ये आज तक एक उसका एक बेसिक कारण ये है कि वो संघ की पसंद हमेशा रही है। उनका जो हिंदुत्ववादी चेहरा है, साध्वी का जो उनका वो है, उसके कारण वो हमेशा आरएसएस की पसंद रही है। भारतीय जनता पार्टी में उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बाहर किया गया, लेकिन आखिरकार आरएसएस के हस्तक्षेप से वो हर बार भारतीय जनता पार्टी में आई। बिल्कुल। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री पद से हटी तो उन्हें उत्तर प्रदेश में नेता बना के चुनाव लड़ा बीजेपी ने 2017 में। बिल्कुल। 2017 का इलेक्शन उमा भारती, 2012 का इलेक्शन 2012 का इलेक्शन उनके उसमें लड़ा। फिर बाद में वो झांसी से सांसद रही, झांसी से भी उन्होंने चुनाव जीता, चरखारी से भी उन्होंने चुनाव जीता। तो उमा भारती का अपना एक व्यक्तित्व है, लेकिन वो अपने आप को विवादों में चाहे जब डाल सकती हैं, चाहे जो परिस्थिति हो पार्टी की, वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करती हैं। और इसी तरह का कैरेक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का है। उन्हें जो बोलना होता है वो बोल देते हैं, जहाँ उन्हें बात उचित नहीं लगती तो वो हमेशा कोर्ट के माध्यम से अपना ही चीज़ें जो है वो करते हैं। बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। जब वो जनसंघ के ज़माने में थे तब से सुब्रमण्यम स्वामी को आरएसएस में, बीजेपी में एक अर्थशास्त्री के तौर पे ही माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनका उपयोग नहीं किया और अटल जी ने भी नहीं किया था। बिल्कुल, क्योंकि एस गुरुमूर्ति उनके पास थे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी के लिए कोई जगह। एस गुरुमूर्ति भी उमा भारती के मतलब बड़े नज़दीकी रहे। अरुण जेटली उमा भारती के नज़दीकी रहे हैं, गोविंदाचार्य उमा भारती के नज़दीकी रहे, और इन सब का अपना एक बौद्धिक स्तर पार्टी में, संघ में एक अलग पहचान इनकी थी बिल्कुल निश्चित तौर पे, और उन लोगों के नज़दीक उमा भारती हमेशा रही है। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से पीढ़ी परिवर्तन के दौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, कि एक युवा नेता जेपी नड्डा आ जाते हैं, जिनके नेतृत्व में एक पहले परीक्षा पास हो जाती है, बिहार में चुनाव जीत जाते हैं, और पश्चिम बंगाल को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, इन सब के बीच में मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि युवा बीडी शर्मा, उनकी टीम, क्राइटेरिया बन गया, जिला अध्यक्ष उसी उम्र के हैं, मंडल अध्यक्ष, और अब पार्षद के चुनाव, महापौर को लेकर भी लगभग एक तय हो गया कि किस उम्र के लोगों को स्थान मिलना है। कार्यकारिणी उनकी गठित हो गई है। तो ऐसे में जो घोषित रूप से तो एक कहा गया था कि 75 पार के लोगों के लिए मार्गदर्शक मंडल है, तो क्या एक संकेत इन दोनों नेताओं के लिए जो वो बूझना नहीं चाह रहे? क्योंकि उमा भारती की जब पिछला चुनाव नहीं लड़ी थी तो ये कहा गया था कि उनको शायद टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने खुद कह दिया था कि मैं अब 2024 तक 25 तक राजनीति नहीं करूँगी, उसके बाद राजनीति करूँगी। जबकि राजनीति में तो 1 मिनट का समय भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 मिनट में उथल पुथल पहुँच जाती है। अटल जी की सरकार के समय भी हमने देखा कि एक जरा सी नाराज़गी हुई जयललिता की, इसके बाद सरकार गिर गई थी, उसमें स्वामी जी की भूमिका सबसे बड़ी थी। देखिए मनोज जी, राजनीति में रिटायरमेंट की बात जो हो रही है, उमा भारती, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि उमा भारती खुद रिटायर हुई थी। जो आपने गैप दिया तो फीलिंग हो गई, खाली स्थान आपने छोड़ा, भर गया। अब आपको लग रहा है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं या भाजपा के अनुकूल हैं, तो आप फिर से राजनीति में आना चाहते हैं। इससे हटके, जैसे भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन की जो दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर पीढ़ी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है उसमें मुझे दोहरा मापदंड दिखता है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आप एक रिटायर्ड IAS को, शर्मा को आप विधान परिषद में भेज रहे हैं, वो उम्र दराज नहीं है क्या? कौन सा क्राइटेरिया है? आप जो नेता जिन्होंने इतनी मेहनत की, उमा भारती जमीनी नेता हैं, उनका ज़मीन पे पूरा नेटवर्क है, वो भाजपा को जानती हैं। हाँ, वो अपने स्वार्थ, मतलब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती, इस कारण कई बार वो जिस भाजपा को जानती थी वो अटल अडवाणी वाली थी। अब शाह से होती हुई भाजपा नड्डा तक आ गई है। बिल्कुल मनोज, कहीं एक चूक हो गई उनसे।
ये चूक हो गई है, या ये कह सकते हैं कि वो नई भाजपा में रस बस नहीं पाई, इस कारण पीछे कदम खींच लिए उन्होंने कि मैं अभी 2023 तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। वो समझ नहीं पाई या उसमें समा नहीं पाई, समाहित नहीं हो पाई। तो एक वजह ये भी हो सकती है। रही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अनुभव को आप दरकिनार करोगे, तो ऐसा भाजपा में लगता नहीं है कि किसी को आप एकदम रिटायर्ड कर रहे हो। आपने देखा कलराज मिश्र थे केंद्रीय मंत्री 75+ के फार्मूले के बावजूद, हालांकि वो अपनी स्वेच्छा से फिर बाद में उन्होंने मंत्री पद छोड़ा। और आप अनुभव को कैसे दरकिनार कर दोगे? भाजपा में आप युवा पीढ़ी लागोगे तो कई तरह की आपको पूरी समस्याएं होंगी, सिस्टम खराब होगा, आपका अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी, क्योंकि सुनेंगे नहीं आदमी। अब जैसे गौरीशंकर शेजवार जी वाला मामला था, जब चुनाव हुए थे उनको बुलाया, बीडी शर्मा ने बाहर बिठाया। एक पार्टी का नेता कहां से उठ के कहां तक पहुंचा, वो पार्टी को यहां तक पहुंचाने में, सिंचित करने में उसकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसको आप दरकिनार कैसे करते हो? कोई युवा अध्यक्ष उनके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है? देखिए आप नारायण त्रिपाठी मैयर वाले विधायक अभी बीडी शर्मा से मिलके गए, इसके बाद उन्होंने बिंद अलग प्रदेश बनाने की वो निकाली, और बात ये हुई थी कि उन्हें फटकार लगाई है, डांट लगाई है कि आपने पार्टी से अनुमति नहीं। तो इस तरह के जब आपके पास वरिष्ठ लोग नहीं होंगे तो इस तरह के मामले आपको आगे लगातार देखने को मिलेंगे। उसमें दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। हाँ, रिटायरमेंट का ये नहीं होना चाहिए कि आप मंत्री बनोगे, सांसद ही बनोगे, ये कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कि भटनागर जी ने भी कहा कि उनको रिटायर नहीं किया, उनके बाकायदा पार्टी की बैठकों में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है कि ये दबाव की राजनीति है कि हमें कोई पद मिल जाए या हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। जबकि आपको दरकिनार करना या आपको रिटायर करना तो वैसा हो जाएगा कि जैसे कि आपको बिल्कुल ही घर बिठा दिया, आपको पार्टी पूछ ही नहीं रही। आपके अनुभव का लाभ लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा पार्टी को कि इन लोगों को कहाँ एडजस्ट करें, ऐसा कोई मार्गदर्शन मंडल बनाए। जैसे अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की हमेशा बात होती है कि उनको मार्गदर्शन मंडल में ले लिया, लेकिन आप उनको स्वास्थ्य को भी तो देखिए। अडवाणी जी स्मृति विश्राम की बीमारी जैसी से जूझ रहे हैं, बिल्कुल 90 पार हो गए हैं, तो उनको आप बिठा सकते हो। लेकिन यदि आप प्रभात झा की बात करें या उमा भारती जी की बात करें तो ये दोनों अभी जुझारू नेता हैं और इनका उपयोग फील्ड में भी हो सकता है और संगठन में भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को आप उम्र से मत देखिए। हमने देखा हमारे देश में 81 की उम्र में मोरारजी जी देसाई पीएम बने और सफल रहे, भारत पाक के रिश्तों में मामले में उनके सफल रहे। नानाजी देशमुख जैसे भी उदाहरण है ना कि जिन्होंने एक उम्र के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में गए और जितना राजनीति में उन्होंने नाम कमाया उससे बड़ा नाम आज उनका इस क्षेत्र में है। सही है, चौधरी चरण सिंह है 79 में। और आप देखिए अमेरिका में देख लीजिए आप, राष्ट्रपति की उम्र क्या है। तो उम्र का कोई वो नहीं होना चाहिए। यदि बाबूलाल गौर जीवित होते तो उनको इस आधार पर घर पर नहीं बिठाया जाना चाहिए था कि उनकी उम्र बढ़ गई। वो कितने सक्रिय थे, युवाओं से ज्यादा सक्रिय नेता थे। सरताज सिंह को आपने घर पे बिठा दिया निश्चित तौर पे, लेकिन कहीं कोई एक कुछ तो एक तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप एक ही परिवार, क्योंकि जिन लोगों ने वो उनको जो जिता रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मीनारायण पांडे हो, सत्यनारायण जटिया हो, सुमित्रा महाजन हो, तो एक समय पार्टी को उन्होंने जो कुछ दिया पार्टी ने उससे कहीं ज़्यादा उनको दे दिया। तो एक चीज़ एक समय बाद उनको भी आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि ये रास्ता खाली कर रहे हैं। लेकिन सुमित्रा महाजन को भी टी से चुनाव लड़ने की, लक्ष्मीनारायण पांडे हटना नहीं चाह रहे थे, सत्यनारायण जटिया को पता था कि चुनाव हार रहे, ऐसे तमाम सारे उदाहरण है। लेकिन एक बात है कि राजनीति में जो व्यक्ति होता है उसकी महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन एक संगठन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो मैं उचित मानता हूँ। जब उमा भारती आई थी जी, जब हमने 2002 के अंदर 2000 में जब उमा भारती आई थी, इसी तरह रास्ता तो बनाया गया। कैलाश जोशी को भले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कई सारे लोगों को घर बिठाया गया था जो पार्टी में विवाद का कारण थे। बिल्कुल, उसमें सुंदरलाल पटवा से लेके कई सारे नाम है, विक्रम वर्मा और विक्रम वर्मा, कई सारे लोगों को साइडलाइन किया गया, नया रास्ता बना और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी उमा भारती के नेतृत्व में। अब उमा भारती को ये लगा कि ये खाली मेरा अकेले का योगदान है, बिल्कुल, तो वो संभव नहीं था। बीजेपी में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होता है। तो इसी से जुड़ी एक और चीज है जो आपने जिक्र किया, मैं इस पे आने वाला था कि अगर हम देखें कि जब मोदी की लॉन्चिंग हुई उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी कट्टर समर्थक बन के आए, पैरवी की कि इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। लेकिन बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि वो मोदी को चलाएंगे या मोदी उनको पद देंगे। बाबा रामदेव हमने देखा, उमा भारती ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में तो मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले थे, अब चुनाव जीत गए तो योगी को बना दिया। ऐसे कई सारे कैरेक्टर इस पिक्चर में उभर कर आए, लेकिन इन लोगों ने, आपको नहीं लगा कि समय के साथ या लोगों को देखकर सबक नहीं लिया? क्योंकि राजनाथ सिंह भी प्रदेश जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने पैरवी की थी, उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी मोदी की तो उनके अपने मंत्रिमंडल में रहने के लाले पड़ गए थे, जैसे तैसे संघ के हस्तक्षेप से वो एंट्री कर पाए। तो ये एक सबक नहीं है बाकी नेताओं के लिए कि उनको कितना चलना चाहिए, कितना रुकना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, और जहाँ वो खड़े हैं, जिस कद पे खड़े हैं उसका ध्यान रखना चाहिए।
देखो मनोज, राजनीति में दो बातें हैं। एक तो राजनीति में व्यक्ति का भाग्य और दूसरा उसका प्रशिक्षण। बिल्कुल। अब आप नरेंद्र मोदी की जब बात करेंगे, नरेंद्र मोदी का बेसिक प्रशिक्षण आरएसएस के प्रचारक का है, और आरएसएस के प्रचारक बहुत ही निर्मोही होते हैं, खास करके व्यक्तियों के चयन के मामले में। उनके लिए अपना ध्येय सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने गुरु भी झंडे को बनाया आदमी की जगह। हाँ, इसलिए गुरु की जगह उन्होंने मतलब कि ध्वज को बनाया। तो नरेंद्र मोदी उस संस्कारों से पले बड़े हैं, और मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि बड़े निर्मोही होते हैं। तो नरेंद्र मोदी का हिसाब किताब बहुत है कि किसका क्या उपयोग है, वो उसी तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उनका भाग्य देख सकते हैं आप राजनीति में, कि जिस दिन से वो आए तो विधानसभा में भी पहली सीट पर बैठे और लोकसभा में भी पहली सीट पर बैठे हैं। तो ये उनका राजनीतिक में उनका अपना व्यक्तिगत भाग्य है, लेकिन उनके काम करने की जो शैली है वो बिल्कुल आरएसएस की तरह। निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उनका समर्थन किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। और दूसरी बात ये कि जैसा हमें लगता है ऐसा है नहीं कि सब कुछ नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। बिल्कुल। निश्चित तौर पे एक पूरी टीम है, उसमें चूंकि बीजेपी है, बीजेपी के अंदर आरएसएस का दखल होता ही होता है। कितना होता है ये अलग बात है, लेकिन दखल होता है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को सोच के, अगर आपने जो मैंने पहले कहा कि चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी का एक दक्षिणपंथी है, बिल्कुल, लेकिन एक स्टैंड नहीं है। वो कब पलटी खा जाएंगे, कब उनके दिमाग में क्या आएगा, किस दिशा में वो चले जाएंगे, ये समझना बड़ा कठिन काम है। अनगाइडेड मिसाइल है, जैसा हमने अनगाइडेड पाकिस्तान में मिसाइल देखा जैसा अभी। हिसाब किताब है जो आपने बोला है, वो बिल्कुल उनके लिए भी और उमा भारती के लिए भी, दोनों के लिए उपयुक्त है वो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे में आप जब सरकार चला रहे हो तो आपको जिम्मेदार लोगों को, तो अरुण जेटली को उन्होंने लाया था। अरुण जेटली और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों के अंदर, दोनों की अर्थशास्त्र की समझ में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। हम निर्मला सीतारमण और सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में भी यही कह सकते हैं। लेकिन एक दिशा देनी है जो तय किया है प्रधानमंत्री ने या जो संगठन है उसने, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है, तो मुझे लगता है कि पहले अरुण जेटली को माना गया और अब निर्मला सीतारमण को माना गया। बढ़िया। इस पे अब रजेश जी मैं आपके पास आऊंगा एक छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव की क्या कुछ इस पे प्रतिक्रिया पहले दर्शकों को वो सुनवाते हैं। भाजपा के दो प्रमुख नेता उमा भारती और प्रभात झा, इन दोनों के बयान बहुत चर्चा में हैं। चर्चा का कारण सिर्फ बयान ही नहीं, उसकी टाइमिंग भी है। जैसे क्रिकेट में स्ट्रोक के टाइमिंग का महत्व होता है, वैसे ही क्रिकेट में नेताओं के बयान के टाइमिंग का महत्व होता है। भाजपा से उनका लगाव जाहिर है, फिर भी उसके बाद भी उनके जो बयान आते रहे हैं, खासकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर के, वह पार्टी में, भाजपा में चिंता का कारण है। उसी तरह प्रभात झा की समझाइश, कभी वो अहंकार की बात करते हैं, कभी वो मस्तिष्क, शरीर और मन की बात करते हैं। तो यह जो पॉलिटिक्स को समझते जानते हैं वो समझ सकते हैं कि ये बयान किसके लिए हैं। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व भाजपा का या केंद्रीय नेतृत्व इन नेताओं के बयानों को कैसे। ब्रजेश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है, कि हमने देखा कि उमा भारती ने तो खुद ही कहा था कि मैं इतने समय तक राजनीति से संन्यास लूंगी, लेकिन ऐसी एक घोषणा प्रभात जी ने भी की थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष है कि 62 साल के बाद मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसी के आधार पर पार्टी ने उनको नई जिम्मेदारी नहीं दी है। तो क्या मान लिया जाए कि वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, या पार्टी ने जो उन्होंने पहले कहा था उसको मान लिया है? देखिए मनोज जी, बात से मुकरना तो अपन कह ही सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा था, पार्टी ने नहीं कहा था तब उनसे, कि तब ये फार्मूला भी नहीं आया था जब उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं 60 के बाद क्या करूंगा, 62 में राज्यसभा का कार्यकाल मेरा पूरा हो जाएगा, गौ सेवा करूंगा, ये करूंगा। तो समाज सेवा वो कहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं राजनीति एक माध्यम हो। समाज सेवा उनको करना है, संगठन उनके साथ है, संगठन के माध्यम से कर लें, दूसरे माध्यम हैं उनसे कर लें। लेकिन यदि सांसद ही बनना है या केंद्र में मंत्री ही बनना है, तो मुझे लगता है कि ये तरह का जो दबाव की राजनीति, ये उचित नहीं है। समाज सेवा से कोई उनको बाहर नहीं कर रहा है, वो कर सकते हैं, और राजनीति से भी कोई बाहर नहीं कर रहा। बाकी जो करें, जो एक नई लाइन खींच रही है पार्टी, एक नए लोगों को मौका दे रही है, तो उनको रास्ता उनके लिए दे देना चाहिए। उनको मार्गदर्शन मंडल में उनको अनुभव का उनको फ़ायदा मिले, ऐसा प्रशिक्षण देते रहना चाहिए।
सब कुछ इन्हीं को मिलता रहे, सब कुछ यही करते रहें, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है। और नई पीढ़ी को फिर आप कैसे आगे लाओगे? फिर एक समय ऐसा आएगा कि बहुत वैकेंसी हो जाएगी और सीख नहीं पाएंगे। तो आप सीखने की पद्धति तो शुरू करोगे ना, जैसे आप नगर पालिका में ला रहे हैं, बिल्कुल यूथ को लाएंगे, वो सीखेंगे, तब विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, वो भी इस उम्र में जाके रिटायरमेंट होंगे। तो रिटायरमेंट की उम्र तो ठीक है, तय कर लो आप, या उसमें उम्र के साथ ये भी तय करोगे आप कौन ज़्यादा सक्रिय है कौन नहीं है, उसको क्या उपयोग ले ये सकते कह हैं। सकते हैं सरकारी भाषा में कि रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति के लिए दबाव डाल रहे हैं जी चलिए, अब समय और इजाज़त नहीं देना है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो निश्चित तौर पर पीढ़ी परिवर्तन की जो पीड़ा है वो कई सारे नेता मंत्रियों में देखी जा रही। समय के साथ हमने देखा जो पूर्व मंत्री हो गए हैं, मध्य प्रदेश में इसके कई उदाहरण हैं, देश दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन अगर बीजेपी की राजनीति के हिसाब से चलें तो बीजेपी जिस पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और जो बीजेपी हमने देखा कि कुशाभाऊ ठाकरे और उससे पहले अध्यक्षों से होती है, अब जेपी नड्डा की बीजेपी हो गई है, या मध्य प्रदेश में हमने देखा कैलाश जोशी की बीजेपी भी देखी है, और हमने अब वी.डी. शर्मा की बीजेपी को भी देख रहे हैं। तो ये नेताओं के लिए एक सबक, एक संदेश है कि अब आप नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ दें, क्योंकि जो नेता इसको लेके हल्ला मचा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर वो हैं जिनके लिए इसी प्रकार से पुरानी पीढ़ी को घर बैठाकर रास्ता बनाया गया था ताकि वो आगे आ पाएँ। तो जाहिर सी बात है कि जब ये लोग अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं या जो भी दबाव की राजनीति करते हैं, तब शायद इनको अपने अतीत के बारे में थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के ना बयान आएंगे, ना इस प्रकार के दिन इन नेताओं को देखना पड़ेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।